हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन तो नहीं लाया हूँ मैं इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी जेई से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का मेरे पास पर्सनली मेल आया और मैसेज किया, उन्होंने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया, कमेंट भी किए कि सर एक नोटिफिकेशन में बता दो जिससे कि एक आरआरबी में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा आपका कैसे पैटर्न होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आने वाली हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, इन सब के बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दो। तो दोस्तों उसी को लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों जैसे ही वैकेंसी आएंगी आपकी, देखो आरआरबी का वैसे रिकॉर्ड रहा है कि बहुत देर में वैकेंसीज क्लियर करती हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रेशर बनना आरआरबी पे आपने देखा ही होगा एनटीपीसी में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, उसको लेके जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट निकलने की बारी आएगी और आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले सब कुछ इनका तिया पाँचा हो जाएगा, इस वजह से उसमें टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं वो अप्रैल के बाद में एक्सपेक्टेड कर सकते हो आप, अप्रैल से मई के बीच में। तो इसीलिए आपको पहले से प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 होता है, इसमें CBT 2 होता है। 2 एग्जाम होने के बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से इनको जल्दी से क्लियर करना है तो कम से कम इतनी पहले तो निकालनी ही पड़ेंगी। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। 2019 में जो आपकी वैकेंसीज आई थी आरआरबी जेई की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के बारे में मैंने इसमें नहीं बताया वीडियो में, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और क्या क्या पैटर्न आने वाला है। नॉन टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करना है इस एग्जाम में, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, देखो मैं अभी बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपकी अप्रॉक्स जो प्रीवियस आपका 2019 का पेपर हुआ था, उसके बाद में तो कोई पेपर हुआ ही नहीं है। 2019 के बाद में मेरे को लगता है, देखो 2-3 साल आपका हुआ नहीं है, तो 10,000 तो एक्सपेक्टेड करके चल सकते हो, 8 से 10,000 के बीच में, ठीक है। 8 से 10,000 के बीच में वेरी कर सकती हैं, 7, 8, 10 के बीच में हो सकती हैं, उससे ज़्यादा कम तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतनी तो अप्रॉक्स हो ही सकती है, ठीक है। तो चलो डिटेल में मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो 2019 का आया था, और आपको एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ। उसमें थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, उसके लिए दोस्तों आपके पास अगर टाइम हो तो देखना इस वीडियो को, वरना बाद में भी देख सकते हो आप। स्पीड भी इंक्रीज करके देख लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं इसमें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो मैं आपको ले जाता हूँ उसी नोटिफिकेशन पे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2019 में जो आपकी आरआरबी जेई में रिक्रूटमेंट हुआ था उसका नोटिफिकेशन है ये पूरा, ठीक है। आपका जनवरी में आपका रिक्रूटमेंट निकला हुआ था और अप्रैल और मई के आसपास आपका पेपर हुआ था। तो 4 से 5 महीने के पहला पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट CBT एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जो आपका CBT एग्जाम पहला हुआ था वो अप्रैल और मई के मंथ के आसपास हुआ था, ठीक है। तो आपको अप्रॉक्स 3 से 4 महीने का टाइम दिया गया था उस दौरान। तो इस बार भी आप यही एंटिसिपेट करके चलना माय डियर फ्रेंड, जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, अप्रैल मई के आसपास आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, उससे 3 से 4 महीने के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैं पूरा आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख ही सकते हो, इसमें क्या ही देखना, जनवरी में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और टेंटेटिवली जो आपका सेलेक्टिव है वो आपका अप्रैल टू मई में था, और उसी दौरान आपका एग्जाम हो गया था, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको देखो पहले ये बता देता हूँ कौन सी ब्रांच एलिजिबल है टू बी एग्जैक्ट, जिस वजह से बंदे अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो मैं पहले वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। आपकी डिप्लोमा 3 साल का और बीटेक दोनों अलाउड होते हैं इसमें यूपी की जेई की तरह नहीं है, केवल बीटेक वालों को अलाउड ना करें, डिप्लोमा को अलाउड कर दें। इसमें आपका डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों अलाउड होते हैं, तो दोनों कैंडिडेट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ देख रखा है, मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांचेज है, कोई भी हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, जो भी आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड है वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी रिलेटेड ब्रांच है वो भी सारी एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस से जो भी रिलेटेड है आपकी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ब्रांचेस में ही आती है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस आपकी एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद में आपकी सिविल इंजीनियरिंग वो भी एलिजिबल है। तो इतने सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। फिर BSc भी एलिजिबल है आपकी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, BSc केमिस्ट्री जो आपके और भी हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, और डिप्लोमा का जो लेवल होता है, लेवल AB का जिस किसी ने कोर्स कर रखा होगा वो भी एलिजिबल है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मोस्टली सारे ही एलिजिबल हैं इसमें। तो एक बार एट अ ग्लांस बता देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी आपकी क्या होने वाली है इसमें। देखो आप सभी लोगों के लिए जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, जो EC से रिलेटेड हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हो जाएगा ये। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स और सिविल वाले स्टूडेंट्स और BSc केमिस्ट्री, इन सभी वाले स्टूडेंट्स आपके बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट आपके जेई में एलिजिबल हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको CBT 1 CBT 2 दोनों का अलग अलग दिखाता हूँ कि आपका क्या क्या होने वाला है, प्रोसीजर क्या क्या आपका सिलेबस आने वाला है, क्या क्या आपका पैटर्न होने वाला है, ठीक है।
है, पूरा दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में आपको एज के बारे में बताऊंगा, कितनी से कितनी एज तक बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्स कर रखी है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं खोल रखा है आपके सामने, ये है आपका CBT 1 का, ठीक है। तो CBT 1 का पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। तो CBT 1 का आपका ये है। तो CBT 1 में आपका क्या आ रहा है, देखो 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं टू बी एग्जैक्ट। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस मतलब GS आपकी, जनरल अवेयरनेस GA, और जनरल साइंस ये इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया आपकी। हर आपके देखो स्टेज 1 में ये क्या क्या आने वाला है, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स के, GS जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स के, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स के। इसमें टेक्निकल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है CBT 1 का, ठीक है माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा सिलेबस देख लो, 10th लेवल का ही आपका सिलेबस होने वाला है CBT 1 में। तो एज द RRB JEE एग्जाम इज कंसर्न, तो मैथमेटिक्स में आपका वही 10th लेवल का, GA GI भी आपके 10th लेवल के, सब 10th लेवल का, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आपको नॉन टेक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने NTPC में देखा ही होगा कितनी हाई कट ऑफ गई है। तो अब आपको मैं CBT 2 का दिखा देता हूँ, उसके थ्रू आपको भी बताना चाहूँगा। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल आता है, टेक्निकल का वेटेज बहुत कम है RRB JEE में, लेकिन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बीटेक वाले और JEE वाले, मतलब डिप्लोमा वाले। तो बहुत सारा बड़ा रिक्रूटमेंट हो जाता है आपके लिए, और 7 से 8 हज़ार के आसपास वैकेंसी आने वाली, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ CBT 2 का। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये है आपका CBT 2 का, ठीक है। तो CBT 2 में आपका टेक्निकल एबिलिटी जो होने वाली है, ये वाला कॉलम आप देख सकते हो, ये 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके और 100 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल दे रखा है, और 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आएगा CBT 2 में। CBT 1 में प्योरली नॉन टेक्निकल है आपका। CBT 2 वाला जो होने वाला है आपका, उसमें 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होगा, 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा, ठीक है। तो इसमें वेटेज ज़्यादा है टेक्निकल वाले पोर्शन की, तो इसी में आपकी टेक्निकलिटीज़ दिखेगी। इस वजह से आपको नॉन टेक्निकल एग्जाम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दोनों एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब CBT 1 को क्वालिफाई करके CBT 2 में बैठेंगे, वेटेज नहीं लगता है। CBT 2 के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा एटलीस्ट करके जाना है जैसे कि आपका CBT 1 है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको नॉन टेक्निकल पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मार्क्स वहाँ पे और 50 मार्क्स यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 150 मार्क्स का आपका वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज जो भी आपकी डोमेन होगी, जो भी डोमेन है आपकी EC, मैकेनिकल, CS, IT, जो भी आपकी डोमेन है उससे रिलेटेड टेक्निकल में आएगा 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है GK में वही है आपका, देखो जो आता है GS रिलेटेड जो भी होता है आपका, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई आपकी, तो इसी से रिलेटेड आएगा। करंट अफेयर हो गया। फिजिक्स में अप टू 10th लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसे जनरल साइंस बोलते हैं। बेसिक कंप्यूटर भी सिंपल ही आएगा आपका, जो भी आपने बीटेक के दौरान और डिप्लोमा के दौरान थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो ये आएगा। और बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये इस पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नया कुछ हो जाएगा। बीटेक के दौरान 2 आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो जाता है। अब थोड़ी सी एज से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, सर मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो इसमें थोड़ा सा एज के बारे में बात कर लेते हैं। CBT 1 और CBT 2 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखो, पहले वाले एग्जाम में आपका टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल है प्योरली। सेकंड वाले एग्जाम में आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल है और 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल का बोथ का रेशियो आपका बराबर सा ही हो जाता है, दोनों की बात करें तो। अब आपको मैं एज के बारे में लेके जाता हूँ, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपका एज लिमिट का सेक्शन दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे एज आपकी 18 साल से लेकर 33 साल फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट आपके 18 से 33 के बीच में होने चाहिए। और फिर आपका जो भी आपका जो भी आपकी वो हो गई कैटेगरी, उसी के आधार पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है माय फ्रेंड। डियर फ्रेंड, SC एंड ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, और भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो अपनी देख लेना आप। मैं मेनली आपको बता देता हूँ 18 से 33 के बीच में आप अलाउ होगो, ठीक है। और आपकी फीस रिलेटेड कुछ नहीं है, 400 के आसपास आपका फॉर्म पड़ेगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। नॉन टेक्निकल को एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, दिन में थोड़ा थोड़ा। गेट का एग्जाम हो जाए उसके बाद में फोकस कर लेना। जो कोई भी स्टूडेंट अगर अभी नहीं कर पा रहा हो, टेक्निकल पर अभी ध्यान दे ले गेट की वजह से, लेकिन गेट के बाद में अपना नॉन टेक्निकल भी साथ में लेके चले। और जो UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे CS के स्टूडेंट हो गए, EC के स्टूडेंट हो गए, वो अपना नॉन टेक्निकल तैयार करते रहें, क्योंकि आपको UPPSC पॉलिटेक्निक में भी जरूरत पड़ेगी और इस वाले एग्जाम में भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल को नहीं छोड़ना है। नॉन टेक्निकल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। RRB JEE में युद्ध बराबर का है, दोनों में बराबर गोलियां चलेंगी। आपको JEE में भी जो JEE वाला एग्जाम है उसमें आपको दोनों गोलियां झेलनी है, नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल। तो माय डियर फ्रेंड, आपको टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल पर जरूर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई है, और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में आप तैयारी नहीं कर सकते हो।
जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है आरआरबी का, जैसे कि आप पूरा देखते ही आ रहे होंगे, सब कुछ मैं बताता रहता हूँ आपको टेलीग्राम वगैरह में। फिर भी तो आपको तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मौके पर चौका मारना पड़ेगा, वरना जॉब नहीं मिलेगी भाई। बहुत ज़्यादा कठिन है जॉब लेना इस सिनारियो में, ठीक है। तो चलो मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं कर रहा, और आपको तैयारी करते रहना है। जो कुछ भी करो तैयारी करते रहो, चाहे किसी की भी करो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक है, जहाँ भी रहो मचाते रहो दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इस वजह से थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। एसएससी के लिए भी मैं बना दूंगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना बचे, क्योंकि उसकी वैकेंसी तो आपकी 7 से 8 साल बाद आएंगी, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। IRMS का देखो दोस्तों ट्वीट कराएंगे ज़रूर, हो सका तो जल्दी वैकेंसी जाएंगी, क्योंकि IRMS इन्होंने कैंसिल कर रखा है पूरा। उसके लिए भी कुछ जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि रेलवे ने पता नहीं क्या कर रखा है। NTPC वाले बच्चों की वजह से ये थोड़ा सा उसमें आ गए हैं, थोड़ा प्रेशर में, इस वजह से आपकी वैकेंसी जल्दी रिलीज हो सकती हैं। अपनी प्रिपरेशन जारी रखना। चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है फ्रेंड्स।